नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनईपी के माध्यम से एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसके अंतर्गत इतिहास, पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान में कहाँ-कहाँ पर जॉब के अवसर उपस्थित हो सकते हैं या स्टूडेंट कहाँ-कहाँ अपना करियर बना सकते हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि आर्कियोलॉजी में किस तरीके से करियर बनाया जा सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री में करियर बनाने को लेकर के नेशनल आर्काइव्स और स्टेट आर्काइव्स में कहाँ-कहाँ करियर बनाया जा सकता है, इस विषय में हमने चर्चा किया हुआ है। हमने कल कहा था कि आने वाले वीडियो में हम लोग म्यूजियोलॉजी या संग्रहालय विज्ञान में करियर कैसे बनाया जाए, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर के यह समझ में आएगा कि संग्रहालय विज्ञान में करियर कैसे बनाया जा सकता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संग्रहालय विज्ञान में करियर कैसे बनाया जाए, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि संग्रहालय का मतलब क्या होता है, संग्रहालय क्या होता है, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। तो संग्रहालय जो है वो विशेष रूप से वस्तुओं या कलाकृतियों को संग्रहित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए और आने वाले संग्रहों का कंजर्वेशन करने के लिए बनाया गया है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन किया जाता है। इस क्रम में जो भी कुछ कलाकृतियां प्राप्त होती हैं, वह सब प्रदर्शन के रूप में संग्रहालयों को भेज दिया जाता है और संग्रहालय उनका प्रदर्शन करता है, प्रिजर्वेशन करता है, कंजर्वेशन करता है, जो आम जनमानस के लिए लाभप्रद होता है। संग्रहालय जो है वो एक प्रकार से शिक्षा और मनोरंजन का केंद्र भी माना जाता है। तो हम देखते हैं कि संग्रहालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संग्रह प्लस आलय मतलब कि एकत्रित, संचित या इकट्ठा करने का जो घर है वह संग्रहालय है। लेकिन क्या इकट्ठा करना है? तो कलाकृतियां इकट्ठा करनी है, उसका संरक्षण करना है, उसका प्रदर्शन करना है, जो कि संग्रहालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो संग्रहालय विज्ञान में हमको यह जानना जरूरी है कि संग्रहालय को कहते क्या हैं और किस तरीके से संग्रहालय काम करता है। हम देखें कि संग्रहालय जो है मनोरंजन और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे मनोरंजन के लिए या जो आम जनमानस है वो भी अपने पुराने जो अवशेष हैं, जो पुरावशेष हैं या जो बीती हुई घटनाएं हैं, उनको जानने के लिए संग्रहालय जाते हैं। वहां पर बच्चे भी जाते हैं और मनोरंजन का एक स्वरूप दिखलाई देता है। कई सारे संग्रहालयों में देखा गया है कि बच्चों के लिए बाल दीर्घाएं बना दी गई हैं। इवन पार्क में जो है अच्छे अच्छे झूले लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अंदर देखें तो पुस्तकालय भी है, प्रकाशन के भी कार्य होते हैं, वहां पर लेक्चर भी करवाया जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के विद्वान आकर के अपना अपना व्याख्यान देते हैं। तो इस तरीके से संग्रहालय मनोरंजन और शिक्षा दोनों का केंद्र है, बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो जब मानव थक जाता है काम करके तो वह रिलैक्स महसूस करने के लिए ऐसा स्थान ढूंढता है जहां उसको सुकून मिल सके, और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां पर ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। बहुत आराम से वो अपनी बीती हुई कहानियों को भी जान सकता है और बच्चों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी हो जाती है। अक्सर बच्चे जब म्यूजियम में जाते हैं तो देख करके पाषाण उपकरणों को या फिर धातु के बने हुए उपकरणों को, मिट्टी के बर्तनों को या औजारों को, अलग अलग धातुओं के अपने परिवार से या माता पिता से, सगे संबंधी से या यार दोस्त से जानना चाहते हैं कि ये क्या है,
क्या नहीं है, इसका क्या महत्व है। तो इस क्रम में देखें तो संग्रहालय मनोरंजन और शिक्षा दोनों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। संग्रहालय में शोध और प्रकाशन का भी कार्य किया जाता है। तो जो वहाँ पर प्रदर्श रखे हुए हैं उसके एसोसीरीज नंबर लिखा होता है, और इस एसोसीरीज नंबर को जो है रजिस्टर में मेंटेन करने के पश्चात इसकी विशेषताओं को बताने के लिए प्रदर्शनों के प्रकाशन का कार्य भी किया जाता है। और संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी होता है जहां पर अध्ययन करने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के जो स्टूडेंट हैं वो आया करते हैं। तो इस तरीके से संग्रहालय शोध और प्रकाशन के लिए भी जाना जाता है। संग्रहालय में रखी कलाकृतियां कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुओं से निर्मित होती है। तो ये क्यों कार्बनिक और अकार्बनिक क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो कुछ क्षणभंगुर होती हैं और कुछ मजबूत स्थिति में होती हैं। जैसे यदि पाषाण की कोई कलाकृति है, कोई मूर्ति है, कोई पाषाण स्तंभ है, तो वो देखेंगे काफी मजबूत है, उसमें जो है अकार्बनिक तत्व अधिक है। लेकिन कुछ के अलावा जो है हम देखें मिनिएचर पेंटिंग है, इसके अलावा कागज की वस्तुएं हैं, चमड़े की वस्तुएं, कुछ कार्बनिक यौगिकों से बनी हुई वस्तुएं हैं, उनका भी रखरखाव कलाकृति के रूप में किया जाता है। अधिकतर चीजें कार्बनिक और अकार्बनिक की ही बनी हुई होती हैं, इसीलिए माना गया कि संग्रहालय में रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर के बनी हुई हैं। अब देखें कि शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। तो प्रत्येक विषय में या प्रत्येक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होती है। तो इसीलिए शैक्षणिक योग्यता के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट जो है वो आवश्यक है, और यहाँ आप सोशल साइंस या साइंस बैकग्राउंड से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर सकते हैं। यदि इसमें हिस्ट्री हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि म्यूजियोलॉजी में आपको प्रदर्श मिलते हैं जो कि इतिहास से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट है, आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर, एशियन स्टडीज, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजियोलॉजी या केमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ जो है साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट हैं। साइंस के सब्जेक्ट को क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन का काम होता है, और कंजर्वेशन के काम में केमिकली कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए जो केमिस्ट होते हैं उनका भी यहाँ पर चयन किया जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री यदि आप पढ़े हैं तो संग्रहालय विज्ञान में आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन देखें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर, एशियन स्टडीज, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजियोलॉजी या केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो जिसमें ग्रेजुएशन है उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो ठीक है, आपको आसानी से जॉब मिलने की संभावना है। अब देखें पीएचडी किससे कर सकते हैं? तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर, एशियन स्टडीज, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजियोलॉजी या केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि सोशल साइंस या साइंस बैकग्राउंड से यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो फिर आपको म्यूजियोलॉजी में जॉब मिलने की संभावना है, म्यूजियम्स में जॉब मिलने की संभावना है। म्यूजियोलॉजी एक विषय के रूप में अब अलग चलने लगा है, लेकिन आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी का डिप्लोमा करवाया जाता है। तो पीजी डिप्लोमा जो है वो आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी में होना चाहिए। तो पीजी डिप्लोमा पर पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मेन संस्थान है वहां से किया जा सकता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से किया जा सकता है। इसी तरीके से कई और संस्थान हैं जो पीजी डिप्लोमा आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी में करवा रहे हैं। चैनल पर वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें मैंने पीजी डिप्लोमा के विषय में चर्चा किया है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में करियर बनाने को लेकर के कई वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसमें आपको पीजी डिप्लोमा कहाँ कहाँ से होता है वो मिल जाएगा। आगे देखें तो यूजीसी नेट अगर आप म्यूजियोलॉजी और कंजर्वेशन में कर लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बना सकते हैं। अब जबकि म्यूजियोलॉजी जो है
अब जबकि म्यूजियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, तो हम देखें कि इस सब्जेक्ट में यदि हमने एमए, नेट और पीएचडी कर लिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके अलावा प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम कार्यरत हैं तो एसोसिएट और प्रोफेसर बनने की संभावना रहेगी, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो कई सारे विश्वविद्यालयों में आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी करके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, या फिर म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन करके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, या फिर हेरिटेज मैनेजमेंट करके डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर म्यूजियोलॉजी पढ़ाई जाती है और एक शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम जो है अपना कैरियर बना सकते हैं म्यूजियोलॉजी का अध्ययन करके। तो म्यूजियोलॉजी जो है वो सिर्फ म्यूजियम्स के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए जो प्रोफेसरशिप है उसमें भी कारगर सिद्ध होती है। वहां भी हमको जॉब मिलने की संभावना दिखलाई देती है। उसके लिए क्या होगा कि या तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट निकालेगी, या तो फिर पीएससी निकालेगी। पीएससी के थ्रू जो है थोड़ा अभी कम है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें म्यूजियोलॉजी में अब आने लगी हैं। और ऐसी स्थिति में म्यूजियोलॉजी में करियर बनाना आसान हो गया है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या प्रोफेसर के रूप में, और म्यूजियम में कार्य करने वाले विद्वानों के रूप में। तो इस तरीके से अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम म्यूजियम में या फिर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा कई सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं जो कि अलग अलग संस्थान करवाते रहते हैं। यदि हमने ऊपर में जो सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो बहुत आराम से म्यूजियोलॉजी में अपना कैरियर बना सकते हैं। और सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अलग अलग अपने स्टेट म्यूजियम के लिए, ये स्टेट के लिए है, स्टेट म्यूजियम के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकालता है, जिसमें क्यूरेटर या संग्रहाध्यक्ष, क्यूरेटर या संग्रहाध्यक्ष के पद होते हैं। इसके अलावा गैलरी अटेंडेंट के होते हैं, गैलरी अटेंडेंट के होते हैं। इसके अलावा केमिस्ट के होते हैं। इस तरीके से कई सारे पद हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है और वहां पर जॉब मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा डायरेक्टर, दरअसल डायरेक्टर जो होता है वो क्यूरेटर ही होता है, आगे हम अभी देखेंगे। तो इस तरीके से म्यूजियम में हमको जॉब मिलने की संभावना दिखलाई देती है यदि हमारे पास ऊपर में वर्डित डिग्रियां हैं और डिप्लोमा कोर्सेस हैं। तो अब देखते हैं कि संग्रहालय में कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के कौन कौन से पद हैं और उनके द्वारा संभावित क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले निदेशक है, या संग्रह अध्यक्ष है, या संग्रहालय अधीक्षक है, या क्यूरेटर है, ये सब एक ही है। तो जो निदेशक होता है वो पूरे संग्रहालय का कर्ता धर्ता होता है और लगभग सारे विभागों की उसको जानकारी होती है, चाहे वो कंजर्वेशन का हो, चाहे वो प्रिजर्वेशन का हो, चाहे वो प्रदर्शन का हो, चाहे वो डेटा रिकॉर्ड रखने का हो। सारी चीजों में उसको पारंगतता जो है हासिल होती है। इसके अलावा जो निदेशक होता है वो संग्रहालय में होने वाले प्रकाशन, इसके अलावा व्याख्यान, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के इवेंट में अपनी सहभागिता देता है। वही जो है यह डिसाइड करता है कि कब प्रोग्राम करना है, कब नहीं करना है और कितना फंड लगेगा। ये सारी चीजें निदेशक के हाथ में होती हैं। तो निदेशक पूरी तरीके से, या जो मेन क्यूरेटर हैं वो पूरी तरीके से कर्ता धर्ता होते हैं, बजट से लेकर के
बजट से लेकर के संग्रहालय में साफ सफाई, सुरक्षा, इसके अलावा जनसंपर्क, इसके अलावा प्रकाशन, इसके अलावा मीडिया, ये सब चीजें जो हैं संग्रहाध्यक्ष के अंदर में या क्यूरेटर के अंदर में समाहित होती हैं। वही डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में कितना कार्य करना है, किस तरीके से करना है, संग्रहालय को कैसे संचालित करना है। इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटर ही लेता है, जिसको हम निदेशक, संग्रहाध्यक्ष, संग्रहालय अधीक्षक कहते हैं। इसके अलावा बड़े संग्रहालयों में देखें तो प्रत्येक गैलरी के लिए अलग अलग असिस्टेंट क्यूरेटर होते हैं। तो जो मेन क्यूरेटर होते हैं वो तो निदेशक होते हैं, लेकिन जो अलग अलग असिस्टेंट क्यूरेटर होते हैं ये एक्चुअल में अलग अलग गैलरियों के लिए अटेंडेंट के रूप में आते हैं। जैसे कुछ पाषाण कालीन गैलरी के लिए आ गए, पाषाण काल के उपकरण रखे हुए हैं। कुछ जो है सिक्के की गैलरी के लिए आ गए, कुछ अभिलेख की गैलरी के लिए आ गए, कुछ जो है मूर्तियों की गैलरी के लिए आ गए, कुछ जो है औजारों की गैलरी के लिए आ गए, कुछ जो है धातु के बने हुए जो सामान है उसकी गैलरी के लिए आ गए। तो इस तरीके से देखें तो अलग अलग गैलरी के लिए बड़े संग्रहालयों में क्यूरेटर होते हैं, जिनको असिस्टेंट क्यूरेटर कहा जाता है। इसके अलावा संग्रहालय स्टाफ में दो तरीके के होते हैं, एक टेक्निकल होते हैं और दूसरे नॉन टेक्निकल होते हैं। तो जो टेक्निकल होते हैं इनका संबंध संग्रहालय प्रदर्शनों अथवा कलाकृतियों से होता है, और जो नॉन टेक्निकल होते हैं इनका संबंध संग्रहालय सामग्रियों के रख रखाव से होता है। तो प्रदर्शनों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है कि पूरा डेटा रखना पड़ता है, जिसकी पूरी जानकारी टेक्निकल स्टाफ रखते हैं। इसके अलावा संग्रहालय में बहुत सारी और भी काम होते हैं, जैसे प्रयोगशाला का कार्य होता है, लैब अटेंडेंट का कार्य होता है। तो ये सब टेक्निकल स्टाफ के अंतर्गत आता है। नॉन टेक्निकल स्टाफ में जो होते हैं वो संग्रहालय की सामग्रियों की देखरेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं। ऐसा कार्य नॉन टेक्निकल किया करते हैं। लेक्चर गाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, गैलरी में ले जाकर के गैलरी भ्रमण करवाते हैं। गैलरी भ्रमण करवाते हैं, जो आगंतुक आते हैं उनको गैलरी से परिचित करवाते हैं, वो होते हैं लेक्चरर गाइड। तो लेक्चर गाइड का ये काम हुआ। प्रकाशन विभाग में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारी, तो प्रकाशन विभाग होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रकाशन विभाग में जो पदाधिकारी होते हैं जिनका कार्य होता है यह देखना कि किस विषय पर प्रकाशन किया जा रहा है, उसमें क्या खर्च आ रहा है, किस तरीके से प्रकाशन का कार्य चल रहा है, ये सब कुछ पदाधिकारी देखते हैं। और कर्मचारी उसके अंदर कार्य करने वाले लोग होते हैं जो प्रकाशन में सहायक होते हैं। अब देखें तो पुस्तकालयाध्यक्ष और लाइब्रेरियन भी होते हैं। तो जो लाइब्रेरी होती है उसमें पुस्तकालयाध्यक्ष या लाइब्रेरियन होते हैं। इनका कार्य होता है कि जो पुस्तकें हैं उनको लाइब्रेरी में सीरियल वाइज लगाना और पूरा रिकॉर्ड रखना। पुस्तकालय या लाइब्रेरी का पूरा रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, जो पुस्तकालयाध्यक्ष या लाइब्रेरियन होता है। इसके अलावा इसके कुछ सहायक होते हैं जो पुस्तकों को शोध करने वाले शोधार्थियों अथवा जो बाहर से आए हुए आगंतुक हैं, जो संग्रहालय में बैठ करके पुस्तकें पढ़ना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, उनको पुस्तकें मुहैया करवाते हैं। तो इस तरीके से दो लोग यहाँ हो जाते हैं। सफाई कर्मी, अब संग्रहालय इतना बड़ा होता है, कई जगहों पर कई मंजिले के भी संग्रहालय हैं, तो संग्रहालयों में साफ सफाई का कार्य बहुत आवश्यक होता है। अब पता चल रहा है जो प्रदर्श आए हुए हैं ये प्रदर्श स्टोर रूम में रखे हुए हैं और
इसको जाना है कंजर्वेशन के लिए। अब जब ये कंजर्वेशन के लिए जाएंगे तो ऐसे में साफ सफाई का कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी अटेंडेंट होते हैं। साफ सफाई करने वाले लोग पूरी तरीके से जमीन को जो होता है उसे भी क्लीन करते हैं। इसके अलावा सारे प्रदर्शों की सफाई करते हैं, फर्श की सफाई करते हैं, दीवारों की सफाई करते हैं, स्टोर रूम की सफाई करते हैं। जहां जहां सफाई का कार्य पड़ता है सफाई कर्मी हर जगह उपस्थित रहते हैं। इसी तरीके से स्टोर कीपर है, स्टोर रूम जो है जहां सफाई हो रही है उसकी देख रेख जो करता है उसको स्टोर कीपर कहा जाता है। पुस्तकालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ रहता है। सिक्योरिटी गार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो संग्रहालय के बाहर रहते हैं और आने जाने वालों पर नजर रखे रहते हैं। इसके अलावा पूरे संग्रहालय के सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी गार्ड पर ही होती है। किसी प्रकार की यदि चोरी हो जा रही है संग्रहालय में तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ और समस्या आ रही है, कोई बाहरी तत्व आ गया है तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाएगा। तो हर तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछताछ की जाती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण पद है सिक्योरिटी गार्ड का संग्रहालयों में। अब देखिए संग्रहालय के जो कार्य हैं वो क्या क्या है, संग्रहालय बेसिकली करता क्या क्या है। तो संग्रहालय जो सामग्रियों की प्राप्ति और संग्रहण करता है। तो सामग्रियां कहीं से भी आ सकती हैं, पुरातात्विक पुरातात्विक उत्खनन से भी आ सकती हैं, या फिर सर्वेक्षण या अन्वेषण से आ सकती हैं, या खरीद कर आ सकती हैं, या कोई दान दे सकता है। इस तरीके से कई रास्ते हैं जहां से सामग्रियां प्राप्त होती हैं और इसको संग्रह करना बहुत ही कठिन होता है, इसको स्टोर करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कुछ कार्बनिक होती हैं और कुछ अकार्बनिक, कुछ कार्बनिक होती हैं और कुछ अकार्बनिक होती हैं। इन दोनों प्रदर्शों को यदि एक साथ रख दिया जाएगा तो फिर कई प्रकार के विकार उनमें उत्पन्न होने लगेंगे और फिर उनको केमिकल तरीके से उनकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, फिर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ प्रकार हैं जिसके आधार पर संग्रहण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा प्रलेखन है, लिखने का कार्य। तो पुरातात्विक सामग्रियों का प्रलेखन है और कई सारे जो प्रदर्श प्राप्त हो रहे हैं उनका भी प्रलेखन है। अलग अलग क्षेत्र से आए हुए प्रदर्शों या कलाकृतियों का भी प्रलेखन करना पड़ता है। इसमें एसओ सीरीज देखना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा सारी चीजों का जो है डेटा रखना पड़ता है प्रलेखन के अंतर्गत। कंजर्वेशन है, इस विधि में वस्तु से सभी प्रकार के प्रदूषण एवं रोग नाशकों को दूर किया जाता है। और रेस्टोरेशन है या जीर्णोद्धार है, तो जो प्रिजर्वेशन है उसमें क्या करते हैं कि सभी प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे वस्तुओं को, कलाकृतियों को दूर रखा जाता है। तो रोग नाशकों से दूर कैसे रखा जा सकता है, इसके लिए फ्यूमिगेशन चैम्बर है। इसके अलावा कई सारे प्रयोग हैं के अंतर्गत आते हैं। और प्रदूषण जो कि धूल हो सकती है या फिर कीट हो सकते हैं छोटे वाले, या फिर जो है जो अलग अलग प्रकार से कार्बनिक तत्वों में लगे हुए कीट होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उनको दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। और रेस्टोरेशन कहा जाता है जीर्णोद्धार करने को, कि कुछ टूट गया है, जैसे कोई मूर्ति है अगर वो टूट गई है तो फिर उसको फिर से जोड़ करके ठीक ठाक किया जाता है, जिसको जीर्णोद्धार कहा जाता है, पुनः उसका उद्धार बोला जाता है। ऐसे जितने प्रदर्श आते हैं और उनमें कुछ भी समस्या होती है तो उनको पुनः से जीर्णोद्धारित करके फिर संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए लगा दिया जाता है। उसमें एसओ सीरीज नंबर होता है, उनका केस नंबर होता है। इस तरीके से करके एक व्यवस्थित ढंग से उसको संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो भंडार कक्षों की सफाई करना आवश्यक है, अभी ऊपर हमने चर्चा किया। प्रदर्शन में कला वस्तुओं अथवा कलाकृतियों का प्रदर्शन और
इसका जो है अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एक होता है चल रूप में, एक होता है अचल रूप में। तो जो चल प्रदर्शनी होती है वो अक्सर इंटीरियर एरिया में देखने को मिलती है। गाड़ियों में पूरी सामग्रियों को लाद लिया जाता है और इंटीरियर एरिया में ले जा करके उसको दिखलाया जाता है। अचल जो प्रदर्शनी होती है वो हमको या तो एग्जीबिशन के रूप में दिखलाई देती है, नहीं तो फिर संग्रहालय में ही सारे प्रदर्शन दिखलाई देते हैं। तो इस तरीके से कला वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब देखें संग्रहालय शिक्षा, शोध एवं प्रकाशन, व्याख्यान। तो व्याख्यान जो है वो बड़े बड़े विद्वान जो हैं, अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं वो आते हैं और समय समय पर अपना व्याख्यान देते हैं। इसी तरीके की एक व्याख्यान श्रृंखला लखनऊ में चलाई जाती है, जिसमें राज्य संग्रहालय लखनऊ, राज्य संग्रहालय लखनऊ और राज्य पुरातत्व निदेशालय, राज्य पुरातत्व निदेशालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाता है पुरातत्व एवं कला अभिरुचि पाठ्यक्रम, एवं कला अभिरुचि पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग विषयों के विद्वान आकर के अपने विषय पर व्याख्यान देते हैं और करीब 2 हफ्ते से अधिक चलने वाले इस कार्यशाला में अंत में एक निबंध लेखन का भी कार्य करवाया जाता है। और इस निबंध लेखन में जो अच्छा प्रतिभाग करता है, अच्छा लेख जिसका होता है, उसको सम्मानित भी किया जाता है। तो इस तरीके से देखें तो जो संग्रहालय है उसमें व्याख्यान मालाएं भी होती हैं। जनसंपर्क के लिए अलग अलग विधि बनाई गई है कि गांव गांव जा करके जनसंपर्क करना है, हमको मीडिया के माध्यम से संपर्क करना है, या फिर जो है हमको अखबार या ये कहें कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से संपर्क करना होता है। तो इस तरीके से हम संपर्क बना सकते हैं। और पर्यटन है तो पर्यटन जो है वो हेरिटेज का एक पार्ट है। और संग्रहालय में जो पर्यटन होता है उसमें गैलरी जो होती है अलग अलग कला वस्तुओं की, जैसे सिक्कों की गैलरी, जैसे अभिलेखों की गैलरी, तो इन गैलरियों में ले जा करके भ्रमण करवाया जाता है। तो जो भ्रमण है संग्रहालय भ्रमण के रूप में हमको वो दिखलाई देता है। पर्यटन के रूप में बहुत सारे पर्यटक यहाँ आ करके कला वस्तुओं का निरीक्षण परीक्षण करते हैं या उसको देखने के लिए भी आते हैं। प्रबंधन का कार्य है वो बहुत जरूरी होता है। इन सारी चीजों को करने के लिए एक व्यवस्थित स्वरूप होना चाहिए जिसको प्रबंधन कहा जाता है। इसके अलावा योजना निर्माण है, तो बजट के बिना कुछ होता नहीं है। तो जो बजट बनाने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे संग्रहालय में जो भी कुछ घट रहा है उन सब का लेखा जोखा रखते हुए बजट बनाए और उस तरीके से फिर प्रस्तुत किया जाता है निदेशक को, और निदेशक के माध्यम से फिर वो सामग्रियां लाई जाती हैं जिसकी आवश्यकता होती है। तो बजट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अंत में देखें तो भारत के कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं और इन संग्रहालयों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन, इसके अलावा व्याख्यान, प्रदर्शन व्याख्यान के अलावा शिक्षण का कार्य भी होता है। पुरातत्व और संग्रहालय में यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है
संग्रहालय विज्ञान से यहाँ पर पीएचडी भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है और प्रदर्शन के साथ साथ शिक्षा का भी बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा है राज्य संग्रहालय लखनऊ, अभी हमने इसकी चर्चा की। यहाँ पर जो मिस्र की गैलरी है, मिस्र की गैलरी में पिरामिड बना हुआ दिखलाई देगा। पिरामिड पिरामिड बना हुआ दिखलाई देगा। इसके अलावा फेरोन की जो है आकृतियां बनाई गई हैं और एक ममी भी रखी हुई है जो कि प्रथम तल के ऊपर है। तो इस तरीके से लखनऊ संग्रहालय में हम देख सकते हैं प्रदर्शनों को। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है, यहाँ सारे प्रदर्शन सुरक्षित हैं। अगल बगल के लाए हुए जो प्रदर्शन हैं या कलाकृतियां हैं उनको संरक्षित किया गया है। भारत कला भवन जो कि बीएचयू के अंतर्गत आता है वाराणसी में है। राज्य संग्रहालय रांची है। यहाँ पर जो आदिवासी जनजीवन है, आदिवासी जनजीवन को बहुत ही सजीवता के साथ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हजारीबाग या धनबाद जैसे क्षेत्रों से जो ताम्र के उपकरण लाए गए हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों सहित अनेक पुरावशेषों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा देखें तो अनेक प्रकार के प्रदर्शनों को संरक्षित किया गया है। तो रांची संग्रहालय में ये सारे प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। मथुरा संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में है और वैशाली संग्रहालय वैशाली बिहार में है। यहाँ पर वैशाली संग्रहालय में देखें तो जो वैशाली में उत्खनन कार्य करवाया गया था इसके द्वारा पटना यूनिवर्सिटी और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो उत्खनन कार्य करवाया गया है उसके सारे प्रदर्शनों को वैशाली संग्रहालय में रखा गया है। ज्यादातर पुरावशेषों को यहाँ संग्रहित किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भिखुड़ियों का महाविहार। इसके अलावा बुद्ध जहां आते थे वो भी दिखलाई देता है और यहीं पर जो है बाखरा में एक अशोक स्तंभ है, एक स्तूप है और बहुत सारे पुरावशेष दिखलाई देते हैं। इसके अलावा स्मारक भी दिखलाई देते हैं वैशाली संग्रहालय के पास। बिहार संग्रहालय पटना है तो बिहार म्यूजियम जो है वो काफी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर जो है दीदारगंज की यक्षी जो है उसको देखा जा सकता है, यहीं पर रखी हुई है। इसके अलावा बिहार संग्रहालय में मथुरा कला और गांधार कला दोनों कलाओं का समन्वय दिखलाई देता है। बिहार क्षेत्र से लाई हुई अनेक मूर्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा पाषाण उपकरण बहुत सारे दिखलाई देते हैं और जो बिहार में अलग अलग शिक्षा के केंद्र हैं जैसे नालंदा, विक्रमशिला, इन सब के प्रतिरूप बनाए गए हैं। तो काफी अच्छा बनाया गया है बिहार संग्रहालय और पूरा डिजिटल तरीके से बनाया गया है बिहार संग्रहालय। तो बिहार संग्रहालय में बहुत सारे प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया गया है जो कि पटना बिहार में है। पटना संग्रहालय पटना जो है ये
काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, जो कि पटना में है। ग्वालियर संग्रहालय है, ग्वालियर में यहाँ प्रदर्शनों को संरक्षित किया गया है। और मद्रास संग्रहालय मद्रास है। ये कुछ मैंने संग्रहालय लिए हुए हैं जिसके विषय में मैंने सोचा कि विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि कुछ संग्रहालय हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण प्रदर्शनों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत संग्रहालय है या इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। ऐसे बहुत सारे संग्रहालय हैं जो कि प्रदर्शनों को संरक्षित किए हुए हैं। वहां से प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है, वहां पर संग्रहालय है, व्याख्यान हो रहा है और कई कार्य किए जा रहे हैं जो कि शिक्षा से संबंधित है। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के संग्रहालय भी हैं। तो अन्य प्रकार के संग्रहालयों में परिवहन संग्रहालय नई दिल्ली में है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च म्यूजियम तुगलकाबाद दिल्ली में है, एयरफोर्स म्यूजियम नई दिल्ली में है, गांधी संग्रहालय पटना में है, रेल संग्रहालय दिल्ली और गोरखपुर में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। तो इस तरीके से देखें तो कई सारे अतिरिक्त रूप से जो संग्रहालय हैं वो निर्मित किए जा रहे हैं। बेसिकली अलग अलग जो महत्व की चीजें हैं वहां पर संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस तरीके के बहुत सारे संग्रहालय जैसे कम्युनिटी म्यूजियम और कई प्रकार के म्यूजियम का भी अब निर्माण या सूत्रपात कह सकते हैं भारत में भी किया जाने लगा है। भारत में इस तरीके के कई सारे म्यूजियम्स बनाए गए हैं जिसमें कम्युनिटी म्यूजियम की तरीके से फंक्शनिंग चल रही है और कल्चरल प्रॉपर्टी को संरक्षित करने की बात की जा रही है जो कि नव संग्रहालय विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम देखें कि बहुत सारे कार्यों को जो हमारे संग्रहालय हैं वो करते हैं और यहाँ पर कार्य करने वाले जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो सभी या तो पीएससी से रिक्रूट होते हैं या तो फिर संग्रहालय खुद ही कुछ पदों को सृजित करता है और स्वयं से ही भर्तियां ले लेता है। लेकिन ऐसी भर्तियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं। अस्थायी रूप से भर्तियां पीएससी के माध्यम से ही की जाती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं राज्य के वही सीट निकालते हैं और वही जो है या तो फिर एग्जाम के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सिलेक्शन करते हैं और अलग अलग संग्रहालयों में भेज देते हैं। इस तरीके से एक संग्रहाध्यक्ष या क्यूरेटर पहुंचते हैं और फिर सहायक क्यूरेटर भी हो सकते हैं। इसके अलावा गैलरी अटेंडेंट भी हो सकते हैं, इसके अलावा केमिस्ट भी हो सकते हैं। अलग अलग कई सारे पद होते हैं जिन पर लोग कार्य करते हैं और संग्रहालय को सुरक्षित रखते हैं। और इस सुरक्षा के ही मद्देनजर आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत से चिरपरिचित होती हैं। वहां जा करके यह पता चलता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया, उनके रहन सहन की व्यवस्था क्या थी, उनके खान पान की व्यवस्था क्या थी, उनका जनजीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो बहुत सारे जो तथ्य हैं वो हमको समझ में आते हैं संग्रहालय में जाने के पश्चात। इसीलिए संग्रहालय को संग्रह का घर कहा जाता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रदर्शनों को अपने में समाहित किया होता है संग्रहालय। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था संग्रहालय के विषय में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें एक वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारी बातों को आपके समक्ष लाया जाए, समझाया जाए। और जो भी लोग म्यूजियोलॉजी या संग्रहालय विज्ञान में कैरियर बनाना चाह रहे हैं वो अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उनको यह सूचना मिल सकती है कि संग्रहालय में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और वहां पे जाने के बाद कौन कौन से पद पर हम कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना कैरियर बना सकते हैं। इस विषय में हम लोग आज चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं प्रयास करूंगा
कि हम लोग यूजीसी नेट का आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का जो पेपर है उस पर चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये क्वेरी आ रही है कि सर हम लोगों को यूजीसी नेट की भी तैयारी करवा दीजिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर जो पेपर है उसके विषय में ईयर के जो कुछ पेपर होंगे उसको मैं सॉल्व करवा सकूं। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, तो फिर मुझे कार्य करने में भी आसानी होगी। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।